हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं, ये टॉपिक अभी रिसेंट समय में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि अभी जो है 15 अगस्त यानी कि हमारे देश का जो आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, वो आने वाला है। और साथ ही साथ इस बार क्योंकि ये 75वां वर्षगांठ है, 75th ईयर है हमारे इंडिपेंडेंस का, तो इसको लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, दैट इज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और उसको लेकर गवर्नमेंट ने एक नया जो है एक कैंपेन चलाने की बात यहाँ पर की है, वो है हर घर तिरंगा। यानी कि सभी लोग जो है वो 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। तो उसको लेकर कुछ ये जो फ्लैग कोड है इंडिया का, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उसको लेकर पीछे कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुई है। तो हम इसीलिए इस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को, जो 2002 में बना था, इसको डिटेल में देखेंगे और इसके कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो अभी 2021 और 2022 में हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि क्या पहले तो ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहता है, इसमें क्या क्या जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो दिए गए हैं। और उसके साथ ही साथ हमें ये बात करनी भी ज़रूरी है कि क्या इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स अभी हुए हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो मेरे साथ बेयर कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो सारे के सारे प्रोविजंस हैं, वो ज़रूर यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का ये कोड है और लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये डिस्प्ले ऑफ फ्लैग है, डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग इज गवर्न बाय द प्रोविजंस। यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, वो 2 एक्ट उसमें यूज होते हैं, यानी 2 एक्ट के प्रोविजंस जो है वो गवर्नड होते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, एक्ट ऑफ 1950, एक एक्ट ये है। और दूसरा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, दैट इज 1971। तो हमारा जो डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग है वो इन 2 एक्ट्स के थ्रू गवर्नड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 जो कि 26 जनवरी 2002 से इफेक्ट में आया था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये 3 पार्ट क्या है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है, जिसका टाइटल ही अपने आप में है जनरल, वो क्या बोलता है देखिए। उसमें ये लिखा हुआ है द नेशनल फ्लैग। अच्छा, यहाँ पर ये जो नंबर दिए हुए हैं दैट इज द सेक्शन नंबर ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ सेक्शंस मैंने स्किप डेलिबरेटली किए हैं, जानबूझ के किए हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए एज सच जानने लायक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ये सारी बातें आपको हालांकि पता है कि नेशनल फ्लैग जो है वो ट्राई कलर का होगा, तिरंगा, ठीक है, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर पैनल्स होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि सब पैनल्स होंगे ऑफ इक्वल विड्थ। यानी कि जो हमारे 3 पैनल होते हैं, सबसे ऊपर केसरी, बीच में आपका सफ़ेद और नीचे जो आपका हरा रंग होता है, वो तीनों पैनल कैसे होने चाहिए, इक्वल विड्थ के होने चाहिए। द कलर ऑफ द टॉप ऑफ द पैनल शेल बी इंडियन सेफ्रन, यानी कि जिसको हम केसरी बोलते हैं, और बॉटम वाले का जो है वो इंडियन ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। मिडिल पैनल जो है वो वाइट होना चाहिए, जिसमें सेंटर पर क्या होना चाहिए, अशोक चक्र, ठीक है। और अशोक चक्र का जो कलर है दैट शुड बी नेवी ब्लू कलर, और उसमें 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स होने चाहिए। जो आपको पता है कि अशोक चक्र में जो तीलियां बनाई जाती हैं वो कितनी होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। हालांकि ये सब बातें तो आपको पता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आता है कि अशोक चक्र शैल बी प्रेफरेबली बी स्क्रीन प्रिंटेड और अदरवाइज प्रिंटेड और स्टेंसिलाइज्ड और सुटेबली एम्ब्रॉयड्रीड। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशोक चक्र जो है वो उसी में प्रिंट होना चाहिए या फिर एम्ब्रॉयड्रीड होना चाहिए। मतलब आप अशोक चक्र को मैप के ऊपर जो आपका फ्लैग है उसके ऊपर चिपका नहीं सकते हैं, वो चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, स्टिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंप्लीटली विजिबल ऑन
बोथ साइड्स, दोनों तरफ से दिख रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने झंडे को इस तरीके से रखा है कि वो एक तरफ से तो दिख रहा है लेकिन दूसरी तरफ से नहीं दिख रहा है, तो वो फ्लैग कोड का वॉयलेशन माना जाएगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है आप लोगों की। और सेंटर पर होना चाहिए व्हाइट पैनल के। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम लोग बात कर लें, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है 2002 का जो कोड है, मैंने आपको बताया ये 30 दिसंबर 2021 को जो है अमेंड किया गया था। और इसमें क्या बोला गया कि नेशनल फ्लैग जो है वो पॉलिएस्टर, एक प्रकार का कपड़ा होता है, पॉलिएस्टर का भी बना हो सकता है और मशीन मेड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या था कि ये पॉलिएस्टर के जो मटेरियल है इससे क्लॉथ बनाने की परमिशन नहीं थी, पहला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा ये है कि मशीन मेड की भी परमिशन नहीं थी। मशीन मेड यानी कि मशीन से बने हुए फ्लैग का यूज़ भी नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते तो वो जो है फ्लैग कोड का वायलेशन माना जाता था। लेकिन 30 दिसंबर 2021 को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया और उसमें ये दो पॉइंट या ये दो प्रोविजंस ऐड किए गए कि या तो हम इसमें पॉलिएस्टर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मशीन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी में कंट्रोवर्सी आई थी। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ये इंटेंशंस काफ़ी क्लियर थे कि ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस साल आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें एक कैंपेन चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका नाम है हर घर तिरंगा। यानी कि हर घर में जो है वो लोग 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा फहराएं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे तिरंगों की ज़रूरत होगी तो पहली बात तो ये है कि कपड़े की कमी हो सकती है, तो इसलिए पॉलिस्टर का यूज़ करने की बात की है। ठीक है, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा प्रोडक्शन फास्ट हो, इसलिए मशीन मेड बनाने की बात की गई है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इंटेंशन ये थी। अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या हुई, पहले क्या होता था, जनरली जो खादी वगैरह है उसके फ्लैग ज़्यादा बनते थे। तो इसको लेकर जो हमारा केवीआईसी है, केवीआईसी जो है हमारा, ठीक है ना, जो हमारा खादी विकास उद्योग है, उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि कंट्रोवर्सी इसलिए पैदा हुई कि अगर आप पॉलिएस्टर को बनाने की आज़ादी दे देंगे तो लोग खादी के कपड़े का इस्तेमाल कम करेंगे। तो इसलिए जो हमारे खादी के उद्योग हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट इसका कम मिलेगा। ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी थी कि अगर आपको ज़्यादा झंडे बनवाने ही थे तो आप खादी वाले उद्योग वालों को बोलते तो खादी का भी प्रमोशन होता। तो इसको लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी और ये पीछे मुद्दा काफ़ी समय तक न्यूज़ वगैरह में भी रहा था। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। तो इसलिए अब जो फ्लैग हम इंडिया का बना सकते हैं वो या तो हाथ से बना होना चाहिए, हैंड स्पन, ठीक है ना, हैंड स्पन होना चाहिए, हैंड वोवन हो सकता है, या फिर मशीन मेड भी हो सकता है। ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने कलर चेंज किया है क्योंकि ये अमेंडेड पोर्शन है, मशीन मेड हो सकता है। साथ ही साथ जिस प्रकार के कपड़े का यूज़ इसमें करना है वो या तो कॉटन का कपड़ा हो सकता है या फिर वूल हो सकता है। वूल मतलब ऊनी कपड़ा हो सकता है, खादी का कपड़ा हो सकता है, सिल्क का कपड़ा हो सकता है, या फिर इसमें एक नया पॉइंट जो मैंने आपको बताया ऐड किया गया है वो ये है कि कपड़ा पॉलिएस्टर का भी हो सकता है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। सेक्शन 1.3 में आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि नेशनल फ्लैग का जो है शेप की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर शेप में ही होना चाहिए। लेंथ टू दी हाइट का जो रेशियो है वो 3:2 होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेंथ की अगर हम बात करें तो ये अगर हमारी लेंथ है और ये अगर हमारी विड्थ है, इस प्रकार का अगर हमारा पूरा जो है बन रहा है तो ये अगर 2 है तो ये आपका 3 होना चाहिए, ऐसा इसमें बोला है। बाकी डायमेंशन जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन भी हालांकि बताए हुए हैं इस कोड के अंतर्गत, लेकिन बाकी ये है कि डायमेंशंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लेंथ इज टू विड्थ, विड्थ मतलब हाइट जो है वो 3:2 के रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है। आगे देख लीजिए, कुछ स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द फ्लैग्स भी यहाँ पर बताए गए हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। यह सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड साइजेस बताए गए हैं, लेकिन ये भी स्पेसिफिकली उस कोड में मेंशन है कि सिर्फ आपको 3:2 का जो रेशियो है वो फॉलो करना है, बाकी आप जो साइजेस है वो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 1.5 की। ये क्या बोलता है
कि अप्रोप्रिएट साइज शुड बी चूजन फॉर डिस्प्ले, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी तरीके का फ्लैग आपको यूज़ कर लेना है। आपको डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन आपको एक जो है अप्रोप्रिएट साइज आपको डिस्प्ले के लिए यूज़ करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, फ्लैग्स जो है वो 450 mm से लेकर 300 mm तक के होने चाहिए अगर उसको आप एयरक्राफ्ट पर यूज़ कर रहे हैं, वीवीआईपी के एयरक्राफ्ट्स पर। ठीक है, 225 से लेकर 150 mm साइज तक के होने चाहिए अगर आप उसको मोटर कार्स के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप टेबल फ्लैग्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ 150 से लेकर 100 mm तक के होने चाहिए, मतलब 150 क्रॉस 100 mm के होने चाहिए। ठीक है, आई होप बात क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूँ पार्ट 2 की, पार्ट 1 तो क्लियर हो गया, जनरल बातें थी। पार्ट 1 में डायमेंशंस को लेकर बात थी, किस मटेरियल से बनेगा उसको लेकर बात थी, किस मेथड से बनेगा उसको लेकर बात थी, कि हैंड वोवन है कि मशीन मेड है। अब पार्ट 2 में हम लोग आते हैं, दैट इज़ अबाउट दी होइस्टिंग, मतलब किस तरीके से झंडे को फहराया जाएगा, उसका डिस्प्ले होगा या उसका यूज़ ऑफ नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेक्शन 1 कहता है, किसका सेक्शन 1 है ये, दिस इज द सेक्शन 1 ऑफ पार्ट 2। ठीक है, ये क्या बोलता है, 2.1 है कि देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सभी लोग मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये वाला एक्ट है, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, और जो दूसरा एक्ट मैंने आपको बताया था दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, और बाकी कोई भी अगर और इस प्रकार का लॉ या कानून बनाया गया है, जब तक उनका वायलेशन या उल्लंघन नहीं हो रहा है तब तक कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये जो एक्ट दिए गए हैं इनका कोई वायलेशन या उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तब तक सब कुछ ठीक है। आई होप बात क्लियर है। अब इन एक्ट्स में क्या लिखा गया है वो भी हमें थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा इन एक्ट्स को हम लोग अलग से देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एम्बलम्स एंड नेम्स जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, उसमें उसका जो सेक्शन 3 है वो क्या बोलता है कि नो पर्सन शेल एक्सेप्ट इन सच केसेस एंड अंडर सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज और कंटिन्यू टू यूज फॉर द पर्पज ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, कॉलिंग और प्रोफेशन। ठीक है, और इन द टाइटल ऑफ एनी पेटेंट और एनी ट्रेडमार्क और डिजाइन, एनी नेम और एम्बलम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और एनी कलरेबल इमिटेशन देयर ऑफ विदाउट द यूज ऑफ प्रीवियस परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार किसी को भी परमिशन दे, ठीक है, जब तक भी वो परमिशन दे तब तक कोई भी व्यक्ति जो है इस फ्लैग का यूज किसी भी ट्रेड, बिजनेस, कॉलिंग या प्रोफेशन के लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगी वो उसका यूज नहीं कर सकता है। अब इसको लेकर भी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अभी अगर आप लोग देखेंगे कि हर घर तिरंगा की जो वेबसाइट है उसमें कुछ सप्लायर्स का नाम दिया गया है, मतलब कि कौन कौन ये मैप्स, ये जो फ्लैग है वो सप्लाई करेंगे। तो सप्लायर का मतलब वही हो गया कि उन लोगों को जो है वो क्या दिया गया है, उन लोगों को अथॉरिटी दी गई है, उन लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परमिशन दी गई है कि वो ये झंडे बना सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, तो बाकी लोगों को नहीं है। वही चीज़, क्योंकि वो इसका अगर अदरवाइज अगर नाम वगैरह नहीं दिया जाता और मतलब बिना परमिशन के ही उसको यूज़ करने दिया जाता है कि आप लोग झंडे बना सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, तो फिर वो इस एक्ट का क्या हो जाता, वायलेशन हो जाता, इस एक्ट के सेक्शन 3 का वायलेशन हो जाता। ठीक है, और इसमें जो एक्ट में लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं लिखा गया है कि इंडियन फ्लैग को लेकर, इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी ऐसे ट्रेडमार्क और डिजाइन, एनी नेम और एम्बलम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल
इस एक्ट के, ये जो एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट है 1950 का, इसके शेड्यूल में जो भी एम्बलम्स या जो भी चीजें लिखी गई है उनका बिना परमिशन के ट्रेड वगैरह नहीं किया जा सकता। आई होप बात क्लियर है, ठीक है ना। और इसी का शेड्यूल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इसका अगर आप शेड्यूल देखें, ये इसी एक्ट का जो एम्बलम्स वाला एक्ट है, इसका जो शेड्यूल है उसके तीसरे नंबर पर ही आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख जाएगा द इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है। यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग इसके शेड्यूल्ड में आता है। किसके शेड्यूल में आ रहा है? ये जो एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट है 1950 का, उसके। और यहाँ पर अगर ये इसमें आ रहा है तो इसका भी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन नहीं किया जा सकता। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है प्रिवेंशन टू इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। ये अगला एक्ट है, ठीक है। दो एक्ट की मैंने बात की थी, ये दूसरा एक्ट है। इसमें क्या लिखा है? इसका जो सेक्शन 2 है वो क्या बोलता है कि whoever in any public place or any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise shows disrespect to or brings into contempt, whether by words either spoken or written or by acts, the Indian national flag or the Constitution of India or any part thereof shall be punished with imprisonment for a term which may be extended to 3 years or imprisonment or both। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पर भारत के झंडे को जलाता हुआ पाया गया, उसको म्यूटिलेट मतलब किसी भी और प्रकार से डिफेस, डिफाइल, डिसफिगर्स यानी कि उसको नुकसान पहुंचाता हुआ पाया गया, ठीक है, या फिर उसका कंटेम्प्ट करता हुआ पाया गया वर्ड से, मतलब वर्ड्स इन द सेंस कि या तो बोल के या लिख के या किसी भी प्रकार के और एक्ट करके अगर वो भारत के झंडे को नुकसान पहुंचा रहा है या उसका अपमान कर रहा है तो उसको सजा होगी, 3 साल की सजा होगी या फिर फाइन होगा या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में लिखा गया है। आई होप बात क्लियर है। इसके बाद आगे आ जाते हैं वापस से, इसी एक्ट का एक और सेक्शन है, मतलब उसमें सेक्शन क्या है, ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं उसमें इनके एक्सप्रेशंस लिए गए हैं कि इंडियन नेशनल फ्लैग का मतलब क्या है। इंडियन नेशनल फ्लैग का मतलब है एनी पिक्चर, पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग और एनी पार्ट और पार्ट्स देयर ऑफ मेड ऑफ एनी सब्सटेंस एंड रिप्रेजेंटेड ऑन एनी सब्सटेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि झंडा सिर्फ वो नहीं है जो खादी का बना या पॉलिस्टर का बना है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की पेंटिंग भी, किसी भी प्रकार की ड्राइंग, फोटोग्राफ जिसमें भारत का झंडा दिख रहा है, अगर उसका भी अपमान होता है या उसको नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो इस एक्ट का वायलेशन माना जाएगा और उसके तहत आपको वही 3 साल की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात भी, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। इसमें जो पब्लिक प्लेस एक वर्ड आया था, पीछे हमने देखा था वर्ड पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस का मतलब यह है कि एनी प्लेस इंटेंडेड फॉर यूज बाय और एक्सेसिबल टू द पब्लिक एंड इंक्लूड्स एनी पब्लिक कन्वेंस, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई भी जगह जो या तो पब्लिक यूज कर रही है या जिसके थ्रू पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक मतलब यूज कर रही है, पब्लिक एक्सेस कर रही है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई पब्लिक कन्वेंस मतलब पब्लिक कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो भी पब्लिक प्लेस में ही आएगा। और वहां पर अगर किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है, ठीक है, किसका? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971, मतलब झंडे का हम किसी भी प्रकार से अपमान करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वर्ड्स के थ्रू अपमान करें, चाहे वो रिटर्न वर्ड्स हों या आपके स्पोकन वर्ड्स हों, या फिर वो किसी प्रकार का कोई एक्ट करके हो, या फिर उसको हम डिफेस कर रहे हों, म्यूटिलेट कर रहे हों, जला रहे हों, तो वो सब का जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का वायलेशन माना जाएगा और उसके अंतर्गत 3 साल की सज़ा, फाइन या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ द अफोर मेंशन्ड एक्ट्स, ये जो दोनों एक्ट मैंने आपको बताया, नेशनल एम्बलम्स एक्ट वाला 1950 का और 1971 का नेशनल ऑनर एक्ट, उसके अंतर्गत अब क्या क्या पॉइंट बनते हैं वो ये देख लीजिए।
सबसे पहला तो वही है कि द फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल पर्पस के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो वायलेशन हो जाएगा किसका, एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट ऑफ 1950। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर परमिशन है तभी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हैं। अगला है द फ्लैग शैल नॉट बी डिप्ड इन सैल्यूट टू एनी पर्सन और थिंग, यानी किसी भी चीज को अगर आप सैल्यूट कर रहे हैं, किसी पर्सन को आप सैल्यूट कर रहे हैं, तो फ्लैग को डिप नहीं होने देना है, मतलब झंडे को झुकने नहीं देना है। ठीक है, अगला है द फ्लैग शैल नॉट बी फ्लोन एट हाफ मास्ट। हाफ मास्ट का मतलब है कि जैसे अब मैं इसको आपको अगर एक फिगर से समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक फ्लैग पोल होता है जिसको फ्लैग स्टाफ भी बोलते हैं या फ्लैग मास्ट भी बोलते हैं, तो झंडा यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो है वो झंडा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, फ्लैग शुड ऑलवेज बी एट द फुल मास्ट, नॉट एट द हाफ मास्ट। ठीक है, हाफ मास्ट के अलग अलग कारण है। कभी किसी इंपॉर्टेंट डिग्निटरी की अगर डेथ हो जाती है तो फ्लैग को हाफ मास्ट में रखा जाता है, उसके रिलेटेड प्रोविजंस क्या है वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि फ्लैग जो है वो हाफ मास्ट में इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, फ्लैग शुड ऑलवेज बी एट दी फुल मास्ट। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, द फ्लैग shall not be flown at half mast except on occasions on which the flag is flown on half mast on public buildings in accordance with the instructions issued by the government। अभी वो क्या उसके पीछे कारण है या क्या उसके रीजंस हैं या क्या प्रोविजंस है रिलेटेड टू हाफ मास्टिंग, वो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है द फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड एज अ ड्रेपरी इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर इंक्लूडिंग प्राइवेट फ्यूनरल्स। ठीक है, ड्रेपरी मतलब किसी भी चीज को अगर आप रैप कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर भी आप उसको एज अ हैंग कर रहे हैं कर्टन की तरह, क्लोथ्स की तरह, तो वो अलाउड नहीं है। प्राइवेट फ्यूनरल्स में भी आप इसको जो है वो हैंग नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लैग शुड नॉट बी यूज्ड एज अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट्यूम। ठीक है, द फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड एज अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट्यूम, मतलब आप अपने परिधानों में, अपने कपड़ों में किसी भी प्रकार के फ्लैग का यूज नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म में यूज नहीं कर सकते। और नॉर इट शैल बी एम्ब्रॉयड और प्रिंटेड अपॉन कुशंस, जो आपके घरों में जो कुशंस होते हैं सोफे के ऊपर रखे हुए, वो हैंडकरचिफ्स जो होते हैं, मतलब जो रुमाल होता है या नैपकिन होता है या किसी भी प्रकार का कोई ड्रेस मटेरियल है, उसके ऊपर इसको एम्ब्रॉयड्रीड या प्रिंट नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ कुछ लोग जो है वो इमोशनल होकर अपने घरों में रुमाल पे, नैपकिन पे या इस तरीके के कुशंस वगैरह जो है उनका यूज़ करते हैं, जिनके ऊपर भारत का झंडा बना हुआ होता है, प्रिंटेड होता है या एम्ब्रॉयड्रीड होता है, लेकिन वो सारा का सारा जो है वॉयलेशन हो जाएगा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बातें छोटी छोटी पॉइंट्स है, मैं आपको डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस बार के लिए ये क्वेश्चन या ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा जो कैंपेन है वो काफ़ी समय से न्यूज़ में है, तो हो सकता है कि यूपीएससी का ध्यान भी इस तरफ को जाए और वो इस तरीके का सवाल आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लेटरिंग ऑफ एनी काइंड शैल नॉट बी पुट ऑन द फ्लैग, मतलब किसी भी प्रकार के कोई लेटर वगैरह आप उसमें लिख दें, ठीक है, आप अपना नाम लिख दें, अपना सिग्नेचर कर दें, वो उसमें अलाउड नहीं है। दैट इज अगेन द वॉयलेशन ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट यह है कि द फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड एज रिसेप्टेबल फॉर रिसीविंग, डिलीवरिंग, होल्डिंग और कैरिंग एनी आइटम, मतलब किसी भी प्रकार के आइटम को आप फ्लैग में लपेट नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी चीज़ रिसीव करने के लिए, कुछ भी चीज़ डिलीवर करने के लिए, होल्ड करने के लिए, कैरी करने के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। कभी कभार आपने इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी कि लोगों के जो पॉली बैग्स वगैरह होते हैं उनमें बाहर से झंडा बना हुआ होता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, वो भी जो है वॉयलेशन माना जाएगा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये साफ साफ लिखा गया है कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू कीपिंग फ्लावर पेटल्स इनसाइड द फ्लैग। जब आपने कभी देखा होगा अपने स्कूल में, आपने स्कूल कॉलेज में ये चीज़ जो है वो नोटिस की होगी कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन या बाकी और जैसे महात्मा गांधी की जयंती होती है या उसमें जब झंडा फहराया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर कुछ फूल वगैरह जो है वो क्या किए जाते हैं, फूल वगैरह उसके अंदर रखे जाते हैं ताकि जब वो झंडा खुलता है तो उसमें से फूल गिरते हैं। तो ये बात साफ साफ इसमें लिखी गई है कि ऐसा करना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू कीपिंग फ्लावर पेटल्स इनसाइड द फ्लैग बिफोर इट इज अनफोल्ड। ठीक है, वो किया जा सकता है, उसमें कोई भी
प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी किसी भी और चीज़ को लपेटने के लिए, कैरी करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, रिसीव करने के लिए फ्लैग का यूज़ नहीं किया जा सकता। आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। व्हेन यूज्ड ऑन ओकेजन्स लाइक अनवीलिंग ऑफ अ स्टैच्यू, मतलब जब हम किसी स्टैच्यू का, किसी मूर्ति की अनवीलिंग करते हैं, अनावरण करते हैं, तब जो है फ्लैग एक डिस्टिंक्ट पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब अलग से जो है फ्लैग की डिस्प्ले होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फ्लैग को उस स्टैच्यू या मॉन्यूमेंट को कवर करने के लिए फ्लैग का यूज़ किया। अगर वो स्टैच्यू इंपॉर्टेंट है तो इंडियन फ्लैग जो है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तिरंगे का महत्व अपना है और सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए तिरंगे से आप उस स्टैच्यू या मॉन्यूमेंट को रैप नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते। ये वायलेशन हो जाएगा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का। इसके बाद आगे बात करें, द फ्लैग शैल नॉट बी यूज टू कवर अ स्पीकर्स डेस्क। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई स्पीकर है, मान लीजिए कोई डिग्निटरी भी है, तब भी उसकी डेस्क को जो है फ्लैग से कवर नहीं किया जा सकता। नॉर इट शुड बी ड्रैप्ड ओवर ए स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, और उसका जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर वो खड़ा है या बैठा है, उस पर भी आप फ्लैग को रैप नहीं कर सकते, ना ही उसको आप पीछे कर्टन की तरह टांग सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट दिस। आगे बात करेंगे, द फ्लैग शेल नॉट बी इंटेंशनली अलाउड टू टच द ग्राउंड और द फ्लोर और द ट्रेल इन वाटर। यानी कि फ्लैग को इंटेंशनली, यहाँ पर साफ साफ वर्ड लिखा गया है, दैट इज इंटेंशनली। कभी कभार गलती से गिर जाता है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। इंटेंशनली जो है उसको ऐसा नहीं करना है, मतलब इस तरीके से नहीं पकड़ना है, नहीं रखना है कि वो ग्राउंड को टच करे या फिर वो पानी को टच करे, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, दिस विल बी द वायलेशन ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला बात करें, द फ्लैग शैल नॉट बी ड्रैप्ड ओवर द हुड, टॉप, साइड्स और बैक ऑफ अ व्हीकल, ट्रेन, बोट और एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, यानी कि जैसे कभी कोई व्हीकल है, चाहे वो मोटर कार है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे बोट है, चाहे एयरक्राफ्ट है, उसके ऐसा नहीं है, उसमें डेजिग्नेटेड स्पेस है या डेजिग्नेटेड पोजीशन दी गई है जहां पर आप इस झंडे का यूज़ कर सकते हैं। हुड मतलब जो बोनेट का एरिया होता है आगे का, टॉप मतलब जो उसकी रूफ होती है, जो उसकी साइड्स है या जो उसकी बैक है, कहीं पर भी झंडे को नहीं लगा देना है। ठीक है, दैट इज़ दी वायलेशन। आपने कभी कभार इस तरीके की बहुत सारी रैलीज वगैरह में देखा होगा कि लोग कहीं पर भी झंडा लगा देते हैं, पीछे लगा दिया है ना, ऊपर लगा दिया, आगे लगा दिया, लेकिन वो सबका सब वायलेशन है। उस पर कोई ऐसा ध्यान नहीं देता, वो बात अलग है, बट वायलेशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वो वायलेशन में काउंट होगा। द फ्लैग शैल नॉट बी यूज्ड एज अ कवरिंग फॉर अ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को कवर करने के लिए भी फ्लैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी वायलेशन में आएगा। द फ्लैग शैल नॉट बी इंटेंशनली डिस्प्लेड विद द सैफरन डाउन, इंटेंशनली डिस्प्ले जो है वो सैफरन डाउन यानी कि केसरिया रंग नीचे की तरफ को दिखाना, वो गलत है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें 2.1 की, ये क्या बोल रहा है देखिए, अ मेंबर ऑफ पब्लिक, अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मे होस्ट और डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन ऑल डेज एंड ओकेजन्स, सेरेमोनियल और अदरवाइज, कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग। यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ द पब्लिक जो है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो झंडे को, जो नेशनल फ्लैग है, उसको ऑल डेज मतलब हमेशा फहरा सकते हैं। किसी सेरेमोनियल डेज पर, जैसे कि वही 15 अगस्त, 26 जनवरी, उन पर फहरा सकते हैं, लेकिन ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग और डिग्निटी को क्या करना है, फॉलो करना है। मतलब जो भी हमने ऊपर प्रोविजंस बताए हैं, जो भी सही तरीके बताए हैं, उनको फॉलो करना है। उसके बाद वो जब चाहे फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें कि whenever the national flag is displayed, it should occupy the position of honor and should be distinctly played। यानी कि जब भी नेशनल फ्लैग का डिस्प्ले हो रहा है तो उसकी जो पोजीशन है वो एक ऑनर की पोजीशन होनी चाहिए और डिस्टिंक्टली उसको प्लेस किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी रख दिया, ठीक है, या किसी भी और झंडों के साथ आप उसको फहरा रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। अ डैमेज्ड और डिसेबल्ड फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्लेड। कोई डैमेज्ड फ्लैग है, कोई डिसेबल्ड फ्लैग है, डिसेबल्ड का मतलब है कि वही कुछ फट गया है या कुछ इस तरीके का डैमेज्ड है, उसको डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। शैल नॉट बी डैमेज्ड, शैल नॉट बी डिस्प्लेड। द फ्लैग
should not be flown from a single masthead simultaneously with any other flag or flags। और जिस मास्ट के साथ, मास्ट मतलब वो जो फ्लैग पोल होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर नेशनल फ्लैग लगा दिया और इसके नीचे आपने यहाँ पर कुछ और छोटे फ्लैग लगा दिए इस तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। सिंगल मास्ट हेड से इसको लगाना है और साइमल्टेनियसली इसके साथ और फ्लैग या फ्लैग्स को उसी मास्ट पर नहीं लगा सकते, ये वॉयलेशन है, ठीक है। अगला है द फ्लैग शुड नॉट बी फ्लोन ऑन एनी व्हीकल एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 9 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ दिस कोड। किसी भी व्हीकल के ऊपर जो है वो झंडा नहीं लगाया जा सकता। अगर आपके मन में कभी कभी ये सवाल आया है या आता होगा कि क्या मैं अपने व्हीकल के ऊपर झंडा, भारत का झंडा लगा के घूम सकता हूँ या घूम सकती हूँ, तो वो नहीं है, ठीक है। कौन व्यक्ति जो है वो भारत के झंडे को अपने व्हीकल के ऊपर लगा सकते हैं, लीगली वैलिड है, वो आगे चलकर अभी हम लोग देखेंगे। सेक्शन 9 इसी जो एक्ट चल रहा है उसके पार्ट 3 में, अभी तो हम लोग पार्ट 2 में हैं, जब पार्ट 3 में आएंगे उसके सेक्शन 9 में हम लोग ये चीज़ बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। When the flag is displayed on a speaker's platform, स्पीकर के प्लेटफॉर्म पर अगर हमें फ्लैग को डिस्प्ले करना है तो या तो वो स्पीकर के राइट में होना चाहिए, मतलब जब वो ऑडियंस को फेस कर रहे हैं तो उनके राइट साइड में होना चाहिए, या फिर अगर उसको फ्लैट अगेंस्ट द वॉल रखना है तो वो अबव एंड बिहाइंड द स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, देखिए ये पीएम मोदी है, पीएम मोदी के राइट में आपको दिख रहा होगा कि फ्लैग है, ठीक है, मतलब जब वो ऑडियंस को फेस कर रहे हैं तो उनके राइट साइड में फ्लैग है, तो इस तरीके से जो है वो फ्लैग होना चाहिए, स्पीकर के राइट में होना चाहिए। या फिर अगर वो कभी हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले किया गया है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अगर मान लीजिए बैठ के बोल रहे होंगे तो इनके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से जो है वो फ्लैग डिस्प्ले किया जा सकता है, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। अगला पॉइंट ये आता है कि व्हेन द फ्लैग इज डिस्प्लेड फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल ऑन अ वॉल, यानी कि जब फ्लैट और हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो सेफ्रन बैंड जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और जब हम उसको वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेस कर रहे हैं तो सेफ्रन सबसे ऊपर आएगा, और वर्टिकली अगर प्लेस कर रहे हैं तो सेफ्रन जो है वो राइट में आएगा विद रेफरेंस टू द फ्लैग, यानी कि वो फ्लैग के राइट साइड में आएगा। वो किस तरीके का दिखना चाहिए, वो ऐसा है। हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो इस प्रकार का होना चाहिए, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले जब होगा तो फ्लैग में केसरिया रंग जो है वो सबसे ऊपर आएगा, सैफरन कलर, और अगर हम इसको वर्टिकल डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। वर्टिकल डिस्प्ले में केसरी रंग जो है वो फ्लैग के राइट में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्लैग है तो फ्लैग का राइट आपका दिस साइड होगा, दिस साइड विल बी योर राइट, ये राइट साइड है, ठीक है, दिस इज योर राइट साइड, तो राइट साइड में ही फ्लैग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम इसको अब अदर वे राउंड दिखा दें कि हमारा ग्रीन इस तरफ और सैफरन उस तरफ, वो गलत डिस्प्ले है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का डिस्प्ले ये है और जो वर्टिकल है उसका डिस्प्ले इस प्रकार से होना चाहिए। इसके बाद आगे बात करेंगे कि नो अदर फ्लैग और बंटिंग शुड बी प्लेस्ड हायर देन और अबव और साइड बाय साइड विद द नेशनल फ्लैग। कोई भी और फ्लैग जो है अगर वो नेशनल फ्लैग के साथ उसको फहराया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है, तो वो नेशनल फ्लैग के साइड बाय साइड नहीं हो सकता और नेशनल फ्लैग से हाई भी नहीं हो सकता। नो नॉर शुड एनी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग फ्लावर्स और गार्लैंड्स और एम्बलम बी प्लेस्ड ऑन और अबव द फ्लैग मास्ट फ्रॉम विच द फ्लैग इज फ्लोन। और कोई भी और प्रकार का जो एम्बलम है या कोई भी और जो फ्लावर है या कुछ भी है, ठीक है, कोई गार्लैंड है, वो झंडे से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो नेशनल फ्लैग है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसकी पोजीशन सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाने की कोशिश की है, ये हमारा जो वॉर मेमोरियल है, जो दिल्ली में वॉर मेमोरियल बना है नियर द इंडिया गेट, वहाँ पर अगर आपने किसी ने विजिट किया है तो देखा भी होगा कि वहाँ पर 4 झंडे लगे हुए हैं, एक भारत का झंडा है और बाकी हमारे 3 झंडे जो है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, नेवी और मतलब आर्मी, नेवी और उसके हैं एयरफोर्स के, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के झंडे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी ने विजिट किया है तो देखा होगा कि इंडिया का झंडा जो है वो सबसे ऊपर है, उसका जो मास्ट है वो सबसे लंबा है और बाकी तीनों झंडे जो हैं वो इससे छोटे हैं। तो इसी तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई और फ्लैग आप इंडियन फ्लैग के साथ लगा रहे हैं तो वो सब जो है बराबर भी नहीं हो सकते और इंडियन फ्लैग से ऊंचा भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। इसके बाद आगे बात करेंगे द फ्लैग
should not be used as a festoon, rosette or bunting or in any other manner for decoration. फेस्टून वगैरह बेसिकली आपने देखा होगा एक प्रकार का कुछ गार्लैंड होता है जो कपड़े से बना होता है, ठीक है ना, राउंडेड फॉर्म में होता है। रोसेट आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार का, कभी कभार किसी की टाई वगैरह पे या जो यहाँ पर बैच वगैरह लगाया जाता है उसमें कुछ इस तरीके का फ्लावर पैटर्न वगैरह कपड़े से बना दिया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर जनरली बैच वगैरह टाइप लगाते हैं। तो उस तरीके के डेकोरेटिव मटेरियल्स के रूप में जो है वो फ्लैग को यूज़ नहीं किया जा सकता, दैट इज़ ऑल्सो दी वॉयलेशन। इसके बाद यह है कि फ्लैग मेड ऑफ पेपर मे बी वेव्ड बाय पब्लिक ऑन ओकेजन्स ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, हाउएवर सच पेपर फ्लैग शेल नॉट बी डिस्कार्डेड और थ्रोन ऑन द ग्राउंड आफ्टर द इवेंट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अभी ये 15 अगस्त आ रहा है, एक दो दिन बाद, है ना, मतलब 2-3 दिन के बाद 15 अगस्त आ रहा है, तो उस समय आप देखेंगे कि मार्केट में इस तरीके के पेपर के जो फ्लैग हैं वो बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे स्कूल वगैरह में बच्चे ले जाते हैं, है ना। आपने कभी कभार देखा होगा कि लोग अलग अलग तरीके से उसका यूज़ करते हैं, है ना। तो उस तरीके के पेपर फ्लैग को जो है वो फहराया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोड में साफ साफ लिखा है कि फ्लैग मेड ऑफ पेपर मे बी वेव्ड बाय पब्लिक ऑन ओकेजन्स ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी कि कभी आप कोई मैच वगैरह देखने जाते हैं वहाँ पर भी आप झंडा फहरा सकते हैं, वो कागज़ वाला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये है कि द सच पेपर फ्लैग शुड नॉट बी डिस्कार्डेड और थ्रोन ऑन द ग्राउंड आफ्टर द इवेंट। जब इवेंट खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए आप वो झंडा लेके स्कूल में गए 15 अगस्त में, आपने परेड वगैरह में पार्टिसिपेट किया, सब कुछ किया, और जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो आपने अब घर जाते समय वो झंडे को ज़मीन में फेंक दिया, ठीक है। ये नहीं करना है। भले ही वो सिर्फ पेपर का फ्लैग है लेकिन उसको ज़मीन में नहीं फेंकना है, ज़मीन में नहीं फेंक सकते, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो उसको हम डिस्कार्ड कैसे करेंगे? एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी डिस्पोज ऑफ इन प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट में उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द फ्लैग, लेकिन आप उसको ज़मीन पर एज सच इवेंट ख़त्म होने के बाद फेंक नहीं सकते। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की कि वेयर द फ्लैग इज डिस्प्लेड इन ओपन, जहां पर भी फ्लैग ओपन में डिस्प्ले होता है और डिस्प्लेड ऑन द हाउस ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक, इट मे बी फ्लोन डे एंड नाइट। यहां पर भी मैंने कलर चेंज किया हुआ है क्योंकि ये भी अमेंडमेंट का पार्ट है। ये अमेंडमेंट बेसिकली अभी किया गया था 2022 में, और इसमें क्या बोला गया है, पहले इसमें ये था कि जहां पर भी फ्लैग ओपन में लगाया जाता है वो सिर्फ सनराइज से सनसेट तक ही उसको फहराया जा सकता है, सनसेट के बाद उसको उतार लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जहां पर भी फ्लैग ओपन में या किसी भी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक के पास अगर फ्लैग फहराया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, तो उसको दिन और रात दोनों समय पे फहराया जा सकता है। इट मे बी फ्लोन डे एंड नाइट। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि ये सिर्फ सनराइज से लेकर सनसेट तक ही होता था, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। इसके बाद आगे बात करें, द फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्लेड और फास्टेंड इन एनी मैनर एज इट मे डैमेज इट। फ्लैग को हम इस तरीके से डिस्प्ले नहीं करेंगे या इस तरीके से फास्टेंड नहीं करेंगे। फास्टेंड करना मतलब बांधना किसी भी तरीके से कि वो डैमेज हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन द फ्लैग इज इन अ डैमेज्ड और सॉइल्ड कंडीशन, डैमेज्ड कंडीशन में है, सॉइल्ड कंडीशन मतलब गंदा हो गया है, तो उसको फिर डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? डिस्ट्रॉय एज अ होल। पहली बात तो यह है, डिस्ट्रॉय एज अ होल, आप उसको काट छाट के अलग नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्प्लेड डिस्ट्रॉयड एज अ होल इन प्राइवेट, प्राइवेट में आप उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेफरेबली कैसे कर सकते हैं? बाय बर्निंग, आप उसको जला सकते हैं लेकिन पब्लिक में नहीं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जलाने का मतलब ये नहीं कि पब्लिक में जलाने लग गए कि भैया ये जो फ्लैग है वो सॉइल्ड हो गया है, गंदा हो गया है, डैमेज हो गया है, तो इसको पब्लिक में जलाएंगे, नहीं। पब्लिकली नहीं जला सकते, प्राइवेट में जलाना है, ठीक है। बर्न कर सकते हैं और बाय एनी अदर मीन्स कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द फ्लैग, या फिर किसी और तरीके से भी, अगर कोई फ्लैग की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, लेकिन ये सारा काम प्राइवेट में होगा, पब्लिक में नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट अब हम आ जाते हैं पार्ट थर्ड में, ठीक है। 2 पार्ट हम लोगों ने देख लिए, तीसरे पार्ट के हम लोग बात कर लेते हैं। वो क्या है? होइस्टिंग डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज, ठीक है। उसमें पीछे मैंने कुछ
पार्ट्स जो है वो स्किप किए हैं, मतलब पार्ट्स नहीं, कुछ सेक्शंस स्किप किए हैं पार्ट 2 में। उसमें एक सेक्शन जो है वो पूरा इस बात को लेकर डील करता है कि स्कूल वगैरह में कैसे जो फ्लैग है उसको होइस्ट किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा, कि फ्लैग के आगे 3 लाइन लगाई जाएंगी, फिर जो स्कूल का प्यूपल लीडर है वो इस लाइन में खड़ा होगा, उस लाइन में खड़ा होगा। वो ऐसा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अब नहीं है, वो स्कूल लेवल तक ठीक है, बट वो जनरल अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हालांकि अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको इस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर आपको मैं जो ओरिजिनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, जो आपकी MHA की वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उस PDF का लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, और अपने आप में ये भी एक पूरा का पूरा होलिस्टिक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की या जानने की एज सच ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें अगर मैं स्किप कर रहा हूँ तो वो डेलिब्रेट है, मतलब वो जानबूझ के स्किप की गई हैं, ऐसा नहीं है कि गलती से छूट गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पार्ट 3 के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 3 का जो सेक्शन 1 है वो क्या बोलता है कि डिफेंस इंस्टॉलेशंस या हेड ऑफ द मिशंस और पोस्ट, वहां पर किस तरीके से डिस्प्ले होगा इसका। द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शेल नॉट अप्लाई टू डिफेंस इंस्टॉलेशंस दैट हैव देयर ओन रूल फॉर डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग। ये बात यहाँ पर साफ साफ लिख दी गई है कि इस पार्ट के जो भी प्रोविजंस या प्रावधान हैं ये उन डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर वैलिड नहीं है, उन पर लागू नहीं होंगे जिनके पास नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करने के अपने रूल्स हैं। ठीक है, वहां पर ये लागू नहीं होंगे। इसका जो 3.2 है वो क्या बोलता है कि द नेशनल फ्लैग may also be flown on the headquarters and the residence of the heads of the mission or post abroad in the country। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो भारत के, मतलब ये जो कॉन्सुलेट्स वगैरह होते हैं, जो डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं, अगर वो भारत के बाहर हैं तो उनके हेडक्वार्टर पर या उनके रेसिडेंसेस पर भी भारत का झंडा फहराया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। सेक्शन 2 क्या बोलता है, ऑफिशियल डिस्प्ले। सेक्शन 2 ये बोलता है कि ऑन ऑल ओकेजन्स फॉर ऑफिशियल डिस्प्ले ओनली द फ्लैग कन्फर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशंस लेड डाउन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS के द्वारा जो फ्लैग के स्टैंडर्ड्स को या स्पेसिफिकेशंस को अप्रूव किया गया है सिर्फ उसी को यूज़ किया जाना चाहिए। ऑन अदर ओकेजन्स ऑल्सो इस तरीके के ही फ्लैग यूज़ किए जाने चाहिए। ऑफिशियल डिस्प्ले ये कहता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी फ्लैग या किसी भी डायमेंशन का फ्लैग आप उठा लीजिए। ऑफिशियल डिस्प्ले के लिए जो BIS के स्पेसिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही फ्लैग होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बोलता है सेक्शन 2। सेक्शन 3 की अगर हम बात कर लें पार्ट 3 में, तो ये बात करता है करेक्ट डिस्प्ले की। करेक्ट डिस्प्ले के बारे में क्या बोलता है कि व्हेन द फ्लैग इज डिस्प्लेड फ्रॉम द स्टाफ, स्टाफ मतलब जो फ्लैग का पोल होता है उसको, ठीक है, प्रोजेक्टिंग हॉरिजॉन्टली और एट एन एंगल फ्रॉम अ विंडो सिल, बालकनी और फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, द सैफरन बैंड शुड बी एट द फार्दर एंड ऑफ द स्टाफ। ठीक है, यानी कि आप देखिए ये फिगर मैंने लिया है, इस फिगर के लिए ये जो अलामी वेबसाइट है इनको क्रेडिट जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जब इस तरीके से फ्लैग आप किसी विंडो से या किसी बालकनी से अगर हॉरिजॉन्टली इसको होइस्ट कर रहे हैं तो जो सैफरन कलर है वो आपका स्टाफ के फार्दर एंड में होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तो आपका जो सैफरन है वो इस तरफ नहीं हो सकता, द सैफरन शुड नॉट बी दिस साइड, और दूसरी चीज़ ये है कि हाफ मास्ट पर भी फ्लैग को आप नहीं रख सकते। ठीक है, इस तरीके से जो है वो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में, सैफरन शुड बी ऑन द फार्दर एंड ऑफ द स्टाफ। ठीक है, अगला है कि व्हेन द फ्लैग इज कैरिड ऑन अ प्रोसेशन और अ परेड, जब फ्लैग को किसी प्रोसेशन यानी कि किसी भी मार्चिंग में या किसी परेड में अगर लिया जाता है तो फ्लैग जो है वो मार्चिंग राइट में होना चाहिए, मतलब फ्लैग जो है वो अपने राइट साइड में होना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए कोई वहाँ पर अदर फ्लैग भी हैं तो उनके सामने की तरफ, उनके फ्रंट के सेंटर में जो है वो फ्लैग होना चाहिए। मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, ये देखिए, ये इंडिया का कंटिजेंट है ओलंपिक के दौरान। आप देख सकते हैं सभी लोग जो है अलग अलग 2-3 लाइनों में चल रहे हैं और फ्लैग जो है वो टूवर्ड्स द राइट है, सबसे राइट साइड में जो है वो फ्लैग है। ठीक है, अब आपको यहाँ से देखने में लगेगा कि ये राइट नहीं है, लेफ्ट है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि ये प्रोसेशन चल रहा है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो ये जो सबसे पहली वाली लाइन है दिस इज द राइट मोस्ट, और इस राइट मोस्ट लाइन में ही जो है वो फ्लैग है। तो इस तरीके से ही जो है वो फ्लैग होना चाहिए किसी भी मार्चिंग या किसी भी परेड में, प्रोसेशन में। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए सेक्शन 5 क्या बोलता है,
मिसयूज के बारे में। ठीक है, सेक्शन 3 जो है वो करेक्ट डिस्प्ले है, सेक्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट डिस्प्ले है कि कहाँ कहाँ पर नहीं लगाया जा सकता। हमने जैसे को पीछे बताया कि एज अ ड्रेपरी यूज़ नहीं कर सकते, स्पीकर्स डेस्क में उसको आप रैप नहीं कर सकते, प्लेटफॉर्म पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, किसी भी गाड़ी के आप हुड में, टॉप पे, बैक पे, साइड पे नहीं लगा सकते, उसको आप नीचे की तरफ को सेफ्रन डाउन करके नहीं दिखा सकते, उसको आप ग्राउंड पे टच नहीं कर सकते। तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपके इनकरेक्ट डिस्प्ले में आ जाती है। तो वो सेक्शन 4 जो है वो मैंने इसीलिए स्किप किया है क्योंकि वो पॉइंट्स को हम कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं। इसके बाद अगर मैं मिसयूज़ की बात करूँ तो मिसयूज़ क्या कहता है कि द फ्लैग shall not be used as a drapery in any form whatsoever except in state, military, central और paramilitary forces funerals। ड्रेपरी मतलब किसी भी चीज़ में आप उसको रैप नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब स्टेट मतलब जब किसी डिग्निटरी की डेथ होती है, किसी मिलिट्री पर्सनल की, या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ हैं, उनके अगर किसी पर्सन की अगर डेथ होती है तो उनके फ्यूनरल में यूज़ किया जाता है। जो उनका कॉफिन वगैरह होता है उसको भारत के झंडे से, राष्ट्रीय ध्वज से जो है वो लपेटा जाता है, वो ठीक है। अदरवाइज बाकी कहीं पर भी इसको एज अ ड्रेपरी का यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, ये वॉयलेशन है। ठीक है, ये मिसयूज में आएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि द फ्लैग शेल नॉट बी यूज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन के लिए आप भारत के झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और भी कोई एडवर्टाइजिंग साइन जो है वो उस पोल से फासन नहीं किया जा सकता जहां से झंडा फहराया जा रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपने अगर नेशनल फ्लैग फहराया हुआ है तो यहाँ पर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड वगैरह या कोई एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं चिपका सकते। ये ऐड अगर है तो, और ये अगर नेशनल फ्लैग है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए नेशनल फ्लैग है और इसके नीचे आपने कोई ऐड चिपका दिया तो ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको नहीं रख सकते। अगला पॉइंट की बात करें, सेक्शन 7। सेक्शन 7 बोलता है कि डिस्प्ले विद द फ्लैग्स ऑफ अदर नेशंस एंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मतलब जब और देशों के झंडों के साथ या यूनाइटेड नेशन यानी कि जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, यूएन है ना, उसके झंडे के साथ जब हम इसका डिस्प्ले करेंगे तो वहां पर किस तरीके से इसका डिस्प्ले होगा वो भी यहां पर दिया गया है कि when in the straight line with flags of the other countries the national flag shall be on the extreme right। जब बाकी देशों के झंडों के साथ इसको रखा जाएगा तो इंडिया का जो फ्लैग है, जो नेशनल फ्लैग है, वो एक्सट्रीम राइट में होगा। दैट इज इफ द ऑब्जर्वर वर टू स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द रो, द फ्लैग्स फेसिंग द ऑडियंस, द नेशनल फ्लैग शुड बी ऑन हिज एक्सट्रीम राइट। देखिए किस प्रकार से है। ऐसे जब अलग अलग देशों के झंडे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं तो जो भारत का झंडा होगा वो सबसे राइट में होगा, एक्सट्रीम राइट। ठीक है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक ही लाइन पर है, लेकिन ये सबसे राइट में है। इसके बाद द फ्लैग्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज शैल प्रोसीड एज फ्रॉम द नेशनल फ्लैग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, मतलब जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये भारत का फ्लैग है और उसके बाद जो भी फ्लैग लगते जाएंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले ए कंट्रीज वाले फ्लैग लगेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर ऐसे करते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे। और जो it would be permissible in such a case to begin and also to end a row of the flag with the national flag and also to include the national flag in the normal country wise alphabet order. The national flag shall be hoisted first and lowered last। इसमें 2-3 पॉइंट है। पहला तो वही है कि सबसे राइट में, एक्सट्रीम राइट में नेशनल फ्लैग होना चाहिए, बाकी देश के जो फ्लैग हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। और अगला जो पॉइंट है वो ये भी है कि भारत के झंडे का जैसे आपने एक्सट्रीम राइट में तो यूज़ कर दिया, इसके बाद आप बाकी देशों के झंडे यूज़ कर रहे हैं ए बी सी ऐसे करते हुए, लेकिन जहाँ पर इसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन आएगी आई के नाम पर, वहाँ पर भी ये फ्लैग होगा। ठीक है, इंडिया का फ्लैग एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी होगा। आई होप बात क्लियर है। जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन आएगी वहाँ पर भी होगा, ये भी एक पॉइंट है। और अगला पॉइंट ये है कि द नेशनल फ्लैग शैल बी होइस्टेड फर्स्ट एंड लोवर्ड लास्ट। यानी कि जब इसको होइस्ट करने की बात आएगी तो नेशनल फ्लैग को सबसे पहले जो है वो होइस्ट किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले फहराया जाएगा। और जब इनको फ्लैग्स को लोअर करने की बात आएगी तो सबसे अंत में, एट द लास्ट, इसको लोअर किया जाएगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है कि इन केस फ्लैग्स आर टू बी फ्लोन इन अ ओपन सर्कल,
यानी कि किसी भी अगर आर्क में या सेमी सर्कल में अगर हम फ्लैग को जो है वो फहरा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, तो फिर से वही प्रोविजन जो हमने पीछे बात करी थी वही लगेंगे कि सबसे पहला जो है वो हमारा नेशनल फ्लैग रहेगा, ठीक है। बाकी फिर वो उसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगते रहेंगे ऐसे करके ए बी सी, और जहां पर इसकी वापस से पोजीशन आएगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई, तो वहां पर भी इसका जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। जहां पर इसकी पोजीशन अल्फ़ाबेट के हिसाब से आएगी वहां पर भी इसका डिस्प्ले होगा। और अगर मान लीजिए ये कंप्लीट सर्किल में लगाया जाता है, ठीक है ना, अगर ये कंप्लीट सर्किल में लगाया जाता है तो कंप्लीट सर्किल में लगाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर लिखा है ये चीज़ कि कंप्लीट सर्किल में अगर लगाया जाएगा। हाँ, और एक बात और भी है कि क्लॉकवाइज मैनर में, यानी कि इस तरीके से ये जो है वो क्लॉकवाइज मैनर में ही बाकी देशों के झंडे लगाए जाएंगे। और अगर कंप्लीट सर्किल में इसको अगर लगाया जाता है, कंप्लीट सर्किल में अगर लगाया जाता है, तो नेशनल फ्लैग जो है, मतलब मान लीजिए अगर आप सारे के सारे झंडे को ऐसे लगा रहे हैं, ये आपका नेशनल फ्लैग है, ठीक है, ये इंडिया का फ्लैग है, तो ये आपका सर्किल की बिगनिंग और सर्किल का एंड दिखाएगा, ठीक है। हमें दोबारा से एंड दिखाने के लिए अलग फ्लैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिगनिंग और एंड यही फ्लैग दिखा देगा। बाकी सारे फ्लैग फिर इसी तरीके से डिस्प्ले में लगाए जाएंगे क्लॉकवाइज मैनर में, ए बी सी डी करके, और जहां पर इसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन आएगी वहां पर भी ये फ्लैग जो है वो दिखाया जाएगा, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि व्हेन द नेशनल फ्लैग इज डिस्प्लेड अगेंस्ट अ वॉल with other flag from crossed staffs, the national flag shall be on the right, that is the flag's own right, and its staff shall be in front of the staff of the other flag. कभी कभार आपने देखा होगा कि जो फ्लैग है वो दीवार में इस तरीके से लगे होते हैं। कभी मान लीजिए कुछ दो देशों का कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है ना, कुछ बायलैटरल मीटिंग है, तो इस तरीके से लगाए जाते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो फ्लैग है वो अपने राइट साइड में होगा, ठीक है ना, इट वुड बी ऑन इट्स राइट साइड, और इसका जो ये मास्ट है वो दूसरे वाले के मास्ट से आगे होगा, ठीक है। आप इस मास्ट को जो है पीछे नहीं रख सकते, ठीक है, दूसरे वाले से पीछे नहीं रख सकते, दूसरे वाले से आगे रखा जाएगा। मतलब अगर मैं आपको ऐसे करके समझाऊं कि मान लीजिए ये जो है वो किसी और कंट्री का मास्ट, सॉरी, ये जो रिमोट है ये इंडिया का मास्ट है, ठीक है, और ये जो पेन है वो किसी और कंट्री का मास्ट है, तो ये जो पेन है वो इसके पीछे आएगा, आगे नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पीछे और आगे का यही मतलब है, फ्रंट और बैक का मतलब यही है, और बाकी राइट साइड में रहेगा, ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया। आई होप क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं कि व्हेन द यूनाइटेड नेशन फ्लैग इज फ्लोन अलॉन्ग विद द नेशनल फ्लैग। अब यूनाइटेड नेशन का फ्लैग अगर भारत के झंडे के साथ फहराया जाता है तो वो फ्लैग के किसी भी तरफ हो सकता है, वो इंडिया के फ्लैग के राइट साइड भी हो सकता है या लेफ्ट साइड भी हो सकता है, बट ट्रेडिशनली अगर हम उसकी बात करें तो वो जनरली जो है एक्सट्रीम राइट पे ही होता है। मतलब इंडिया का जो फ्लैग है वो राइट पर होगा, यूनाइटेड नेशन का फ्लैग जो है वो लेफ्ट में होगा, इस प्रकार से। हालांकि अगर इसको अदर वे राउंड भी कर दिया जाए कि इसको इधर और इसको अगर इधर कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वायलेशन नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन जनरली जो है वो इस तरीके से ही उसको फैलाया जाता है, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। When the national flag is flown with the flags of other countries, अगर और कंट्रीज के फ्लैग्स के साथ इसको फहराया जा रहा है तो फ्लैग मास्ट जो है वो हर झंडे का बराबर होगा। मतलब फिर उस केस में ये नहीं होगा कि भारत का झंडा ऊपर है बाकी देशों का झंडा नीचे है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटरनेशनल यूसेज जो है इस बात को फॉरबिड करता है, मतलब इस बात की मनाही करता है कि जो है अदर नेशन, मतलब किसी भी एक देश का झंडा दूसरे देश के झंडे से ऊंचा हो, वो नहीं हो सकता, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पीस ऐसा इंटरनेशनल यूसेज फॉरबिड करता है, तो इसलिए अगर वो और देशों के झंडों के साथ फहराया जा रहा है तो वो उनका जो मास्ट है वो बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने बात की थी पीछे जब वॉर मेमोरियल के मैं आपको मैप दिखा रहा था, सॉरी फोटो दिखा रहा था, फिगर दिखाया था मैंने आपको, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि इंडिया का नेशनल फ्लैग हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उनके फ्लैग्स के साथ लगा हुआ है। तो उस केस में इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर है और बाकी फ्लैग्स उससे नीचे है, और इंडिया के फ्लैग से ऊपर किसी प्रकार का कोई एम्बलम, कोई फ्लैग या किसी प्रकार का कोई इस तरीके का नेम वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब इंटरनेशनल यूसेज की बात आती है, बाकी अदर देश के झंडे के साथ अगर हमें लगाना है और देशों के साथ, तो वहाँ पर जो है हर देश के झंडे की जो फ्लैग मास्ट है, जो हाइट है वो सेम होगी, वो उसमें ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, ठीक। नेशनल फ्लैग शेल नॉट बी फ्लोन फ्रॉम अ सिंगल मास्ट हेड
साइमल्टेनियसली विद एनी अदर फ्लैग और फ्लैग्स एंड देयर शैल बी सेपरेट मास्ट हेड फॉर डिफरेंट फ्लैग्स। ये वही बात है कि एक फ्लैग मास्ट जो है, जो एक फ्लैग पोल है, उससे सिर्फ नेशनल फ्लैग ही फहराया जा सकता है, उसके साथ और फ्लैग नहीं लगाए जा सकते। अगर अदर आपको अलग अलग फ्लैग लगाने हैं तो उसके लिए अलग अलग जो है वो फ्लैग मास्ट या फ्लैग पोल होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 किसकी बात करता है कि डिस्प्ले ओवर पब्लिक बिल्डिंग्स और ऑफिशियल रेजिडेंसेस, कि पब्लिक बिल्डिंग्स और ऑफिशियल रेजिडेंसेस में कहाँ कहाँ पर फ्लैग लगाया जा सकता है। उसकी अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो नेशनल फ्लैग है शुड बी फ्लोन ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के ऊपर ही लगाया जा सकता है। आजकल की बात अलग है, नया कैंपेन चल रहा है हर घर तिरंगा, उस पर आप अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो कुछ जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट्स है, सेक्रेटेरिएट्स मतलब जो सचिवालय होते हैं वो, कमिश्नरेट्स जो है कमिश्नर का जो ऑफिस है, कलेक्टरेट है, जेल है, या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ऑफिस है, म्यूनसिपैलिटीज़ का ऑफिस है, जिला परिषद है, या फिर डिपार्टमेंटल एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सिर्फ यहीं पर जो है वो नॉर्मली झंडे को डिस्प्ले किया जा सकता है, बाकी जगह पर नहीं किया जा सकता। फ्रंटियर एरियाज़ की अगर हम बात करें, मतलब जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो बॉर्डर कस्टम पोस्ट है, जो चेक पोस्ट है, जो आउट पोस्ट है, या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर झंडा फहराया जाना एक स्पेशल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, वहाँ पर झंडा फहराया जा सकता है। इसके बाद आगे बात करेंगे कि व्हेन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर विजिट्स एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर विजिट करते हैं तो वहाँ पर नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले किया जा सकता है, फहराया जा सकता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। वो इज्जत का एक मार्क दिखाने के लिए, एक रिस्पेक्ट का मार्क दिखाने के लिए उसको फहराया जा सकता है। ऑन द ओकेजन ऑफ द विजिट टू इंडिया बाय द फॉरेन डिग्निटरीज, यानी कि अगर कोई भारत में कोई बाहर के कोई फॉरेन डिग्निटरीज, मान लीजिए यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं या कहीं के कोई और प्रेसिडेंट आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि नेशनल फ्लैग के साथ साथ उस फॉरेन कंट्री का जो फ्लैग है, उस फॉरेन कंट्री का जो फ्लैग है वो भी डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7 में जैसे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और वो सब चीज़ें होंगी, या दो देशों का फ्लैग होगा तो इस तरीके से क्रॉस पास्ट में लगाया जाएगा। इंडिया का जो मास्ट है वो आगे होगा, बाकी का पीछे होगा, इंडिया का फ्लैग राइट साइड में होगा, बाकी का लेफ्ट साइड में होगा। तो वो सारे नॉर्म्स जो है वो फॉलो करते हुए आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी लगा सकते हैं जहाँ पर वो डिग्निटरी विजिट कर रहे हैं। ठीक है, या किसी पब्लिक बिल्डिंग में भी जहाँ पर भी वो डिग्निटरी विजिट कर रहे हैं वहाँ पर इस तरीके का आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद अगला ये है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है मोटर कार्स के ऊपर डिस्प्ले किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, द प्रिविलेज ऑफ फ्लाइंग द नेशनल फ्लैग ऑन मोटर कार्स इज लिमिटेड टू द फॉलोइंग। सिर्फ यही लोग जो है नेशनल फ्लैग को अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं। अब कौन कौन है वो? सबसे पहले तो भारत के राष्ट्रपति लगा सकते हैं, उपराष्ट्रपति लगा सकते हैं, गवर्नर या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो लगा सकते हैं, हेड ऑफ द इंडियन मिशन पोस्ट अब्रॉड इन द कंट्रीज टू विच दे आर एक्रेडिटेड, ये लोग लगा सकते हैं जो भारत के डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर लगा सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर लगा सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्य मंत्री होते हैं वो लगा सकते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ द यूनियन लगा सकते हैं। राज्यों की बात करें तो राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है, जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन टेरिटरी के, स्टेट्स के, वो लगा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर है, राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन है, डिप्यूटी स्पीकर है लोकसभा के, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो लगा सकते हैं, स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं वो, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे विधानसभा के जो विधायक होते हैं, मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो लगा सकता है, यूनियन टेरिटरीज के डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यही लोग जो है वो झंडे लगा सकते हैं। या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो लगा सकते हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लगा सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। सिर्फ यही लोग जो है वो अपने गाड़ियों पर भारत के झंडे का डिस्प्ले कर सकते हैं। बाकी आम आदमी, आप और मैं जो है झंडे को लेकर अपनी गाड़ी पे निकल पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्हेन द फॉरेन डिग्निटरी ट्रेवल्स इन अ कार प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई फॉरेन डिग्निटरी भारत में आते हैं और उनको भारत की तरफ से गाड़ी दी जाती है ट्रेवल करने के लिए, तो उसमें क्या होगा,
नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन ऑन द राइट साइड, यानी कि हमारा जो देश का झंडा है वो गाड़ी के राइट साइड में रहेगा, और जो उस देश का झंडा है जहाँ के वो डिग्नेटरी हैं उनका झंडा जो है वो गाड़ी के लेफ्ट साइड में रहेगा। तो उनका झंडा भी लगाया जाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, लेकिन उनका झंडा लेफ्ट साइड में रहेगा गाड़ी के, और हमारा झंडा जो है वो राइट साइड में रहेगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अगला पॉइंट जो है सेक्शन 10 की बात करते हैं, ट्रेन और एयरक्राफ्ट के ऊपर किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। व्हेन द प्रेसिडेंट ट्रेवल्स बाय स्पेशल ट्रेन विद इन द कंट्री, अगर राष्ट्रपति मान लीजिए देश के अंदर किसी स्पेशल ट्रेन से चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो नेशनल फ्लैग जो है वो ड्राइवर केबिन से ही फहराया जा सकता है। ठीक है, हर जगह से उसको नहीं फहरा सकते आप, किसी भी बोगी से निकाल के झंडे को बाहर कर दें और फहराना शुरू कर दें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ड्राइवर कैब से फहराया जा सकता है, और सिर्फ उसी साइड में जो प्लेटफॉर्म की तरफ है वहां पर। ठीक है, और कहां से फहराएंगे, फ्रॉम वेयर द ट्रेन डिपार्ट्स, यानी कि जहां से वो ट्रेन डिपार्ट कर रही है, चल रही है, वहां से फहराएंगे। द फ्लैग शुड बी फ्लोन ओनली व्हेन द स्पेशल ट्रेन इज स्टेशनरी, या तो जब आपकी स्पेशल ट्रेन रुकी हुई है तब, या फिर वो किसी स्टेशन पर आकर रुकने वाली है तब। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने झंडे को फहरा दिया और वो हवा में लहरा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि वो चलती ट्रेन में फहरा रहा है, ऐसा नहीं है। या तो जब ट्रेन रुकी हुई है तब, या ट्रेन जब रुकने की तरफ आने वाली है, किसी प्लेटफॉर्म पर अगर या किसी स्टेशन पर अगर ट्रेन रुकने वाली है तो वहाँ पर वो झंडा फहराया जा सकता है। सिर्फ ड्राइवर की कैब से फहराया जाएगा, मतलब जो ड्राइवर का कैबिन होता है वहाँ से, और वो उस तरफ को फहराया जाएगा जिस तरफ को प्लेटफॉर्म है उस तरफ को। ठीक, द नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन ऑन द एयरक्राफ्ट, अगर कभी प्रेसिडेंट जो है एयरक्राफ्ट से ट्रेवल कर रहे हैं तो उस एयरक्राफ्ट में भी फहराया जा सकता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो भी है, फॉरेन कंट्री में अगर जाते हैं तो वो। ठीक, अब उसमें क्या है कि नेशनल फ्लैग के साथ साथ वो उस देश का भी झंडा फहराएंगे जिस देश में वो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वो रास्ते में है और मतलब जाना, मान लीजिए यहाँ से उनको यूएस है, ठीक है, और वो बीच में कहीं पर ब्रसेल्स में, बेल्जियम में, एम्स्टर्डम में कहीं पर अगर वो रुकते हैं, और मतलब उनके फ्लाइट, कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबी फ्लाइट्स होती है तो वो बीच में थोड़ा सा रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए रुक जाती है। हालांकि आजकल तो खैर एयर में भी हो जाती है रिफ्यूलिंग, लेकिन मतलब कंसेप्ट समझिएगा। अगर वो बीच में कभी रिफ्यूलिंग के लिए किसी और देश में लैंड करती हैं जो उनकी डेस्टिन्ड कंट्री नहीं है, ठीक है, जहाँ पर वो जाना चाहते हैं वो नहीं है, कोई बीच में अगर वो किसी और देश में रुकती है तो उस देश का झंडा जो है वो फहराया जाएगा। ठीक है, वो एज अ जेस्चर ऑफ कर्टसी एंड गुडविल उसको माना जाएगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। और व्हेन द प्रेसिडेंट गोज ऑन टूर विद इन इंडिया, अगर राष्ट्रपति मान लीजिए कभी भारत के अंदर ही किसी टूर पर जाते हैं तो नेशनल फ्लैग जो है वो कहां पर रहेगा, डिस्प्लेड ऑन द साइड बाय विच द प्रेसिडेंट विल एम्बार्क द एयरक्राफ्ट और डिसएम्बार्क फ्रॉम इट, मतलब वो जिस तरफ से प्लेन में चढ़ेंगे और प्लेन से उतरेंगे सिर्फ उस तरफ से जो है वो फ्लैग को डिस्प्ले किया जाना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 11 की अगर हम लोग बात कर ले तो वो आ जाता है हाफ मास्टिंग। मैंने आपको पीछे भी पॉइंट बताया था कि फ्लैग जो है वो नॉर्मल कंडीशन में हाफ मास्ट नहीं होना चाहिए। अगर हाफ मास्ट है तो कब कब उसको हाफ मास्ट किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द फॉलोइंग डिग्निटरीज द नेशनल फ्लैग शैल बी हाफ मास्टेड एट द प्लेसेस इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द डे ऑफ द डेथ ऑफ द डिग्निटरी। यानी किसी डिग्निटरी की अगर डेथ हो जाती है, किसी इंपॉर्टेंट डिग्निटरी की अगर डेथ होती है, तब जो है वो फ्लैग को हाफ मास्ट किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, किस बिल्डिंग में किया जाएगा, किस जगह पे किया जाएगा, वो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर इनकी डेथ होती है तो किस जगह पर, थ्रू आउट द इंडिया, यानी कि पूरे भारत में जो फिर झंडे हैं वो आधे झुके हुए रहेंगे। हाफ मास्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये फ्लैग पोल है तो झंडे को यहाँ पर फहराया जाता है। ठीक है, हाफ मास्ट का मतलब ये होता है यानी कि इस पूरे फ्लैग के बीच में। ठीक है, तो यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की अगर डेथ होती है तो थ्रू आउट द इंडिया जो है वो झंडा आधा फहराया जाएगा। अगर लोकसभा के स्पीकर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में झंडे को आधा फहराया जाएगा। अगर वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है तो दिल्ली और स्टेट कैपिटल में उसको हाफ मास्ट पे रखा जाएगा। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यानी कि जो राज्य मंत्री है, वो जो डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ द यूनियन है अगर वो हैं तो फिर दिल्ली में हाफ मास्ट रखा जाएगा। अगर वो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर है, किसी राज्य के गवर्नर हैं या चीफ मिनिस्टर है यूनियन टेरिटरी के,
तो उस केस में थ्रू आउट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंसर्न, मतलब यहाँ पर सिर्फ गवर्नर वर्ड लिखा है, लेकिन इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ऐड कर लीजिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है स्टेट के या चीफ मिनिस्टर है किसी यूनियन टेरिटरी के, तो थ्रू आउट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि उस पूरे के पूरे राज्य या यूनियन टेरिटरी में जहाँ के वो भी गवर्नर या चीफ मिनिस्टर है वहाँ पर, या फिर अगर वो किसी स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर है तो उस स्टेट की जो कैपिटल है वहाँ पर झंडे जो है वो आधे फहराए जाएंगे। आई होप बात क्लियर है। यानी कि किसी और के उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डेथ होती है या किसी और व्यक्ति की डेथ होती है, सॉलिसिटर जनरल, अटर्नी जनरल, है ना, तो उस केस में जो है फ्लैग हाफ मास्ट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चंस आप लोगों से इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि अगर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की डेथ होती है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डेथ होती है तो क्या झंडे आधे फहराए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफ द इंटीमेशन ऑफ द डेथ ऑफ एनी डिग्नेटरी इज रिसीव्ड इन द आफ्टरनून, अगर मान लीजिए किसी डिग्नेटरी की डेथ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंटीमेशन है, अगर वो दिन में मिलता है तो फिर हाफ मास्ट कब किया जाएगा? तो हाफ मास्ट जो है वो फॉलोइंग डे में होगा, अगले दिन में होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उनका जो फ्यूनरल है यानी कि जो अंत्येष्टि है वो सनराइज से पहले नहीं हुई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की डेथ, हाँ, आफ्टरनून में अगर किसी की डेथ का इंटीमेशन मिलता है, ठीक है, तो जो फ्लैग को हाफ मास्ट करने की बात है वो अगले दिन किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगले दिन की सनराइज से पहले उनका फ्यूनरल ना हो गया हो तब। ठीक है। ऑन द डे ऑफ फ्यूनरल ऑफ द डिग्नेटरी मेंशन्ड अबव, द फ्लैग शेल बी हाफ मास्टेड एट प्लेसेस वेयर द फ्यूनरल टेक प्लेस। और जिस दिन फ्यूनरल हो रहा है, मतलब अंत्येष्टि हो रही है, उस दिन जहां पर फ्यूनरल हो रहा है वहां पर फ्लैग को हाफ मास्ट रखा जाएगा। इफ स्टेट मॉर्निंग इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो राजकीय शोक होता है अगर वो मनाया जा रहा है ऑन द डेथ ऑफ एनी डिग्नेटरी, तो फ्लैग को हाफ मास्ट कहां पर किया जाएगा? थ्रू आउट द पीरियड ऑफ मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग मतलब जो शोक है, यानी कि जितने समय का वो शोक है, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, जो भी है, जितने समय का वो शोक है, उस पूरे समय में फ्लैग को हाफ मास्ट रखा जाएगा थ्रू आउट इंडिया, पूरे के पूरे देश में किया जाएगा। कब? इन द केस ऑफ यूनियन डिग्नेटरीज, अगर वो केंद्र संबंधित कोई डिग्नेटरी है और राज्य के शोक अगर घोषित किया गया है तो उस केस में पूरे के पूरे देश में जो है वो झंडे हाफ मास्ट पर रहेंगे। और अगर मान लीजिए स्टेट लेवल पर हो रहा है तो फिर वो स्टेट में जो है झंडे हाफ मास्ट पर रहेंगे। इन द इवेंट ऑफ द हाफ मास्ट डे कोइंसाइडिंग विद द रिपब्लिक डे, अगर मान लीजिए हाफ मास्ट का जो डे है, मान लीजिए किसी डिग्नेटरी की डेथ अगर इन डेज में हो जाती है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, महात्मा गांधी का बर्थडे यानी कि 2 अक्टूबर है, या फिर जो नेशनल वीक हमारा होता है 6 से लेकर 13 अप्रैल तक, जिसमें हम लोग जो हमारे जलियांवाला बाग के जो मार्टियर्स थे उनको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा, या फिर मान लीजिए कोई स्टेट का कोई स्पेशल डे है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट है या एनिवर्सरी ऑफ कुछ स्टेट रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हाफ मास्ट कहाँ पर होगा? तो हाफ मास्ट जो है सिर्फ उसी बिल्डिंग पर होगा जहाँ पर बॉडी ऑफ द डिसीज्ड को रखा गया है, मतलब जहाँ पर वो मृत शरीर, जो भी व्यक्ति है, डिग्नेटरीज हैं, उनके मृत शरीर को जहाँ पर रखा गया है सिर्फ वहीं पर हाफ मास्ट रहेगा, बाकी जगह पर नहीं होगा। ठीक है। और जैसे ही उस बॉडी को वहां से ले जाया जाएगा, उस बिल्डिंग से रिमूव किया जाएगा, तो वापस से फ्लैग जो है वो अपने फुल मास्ट पर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी ऐसे इंपॉर्टेंट डे के साथ ये हाफ मास्ट आता है तो वो हाफ मास्ट सिर्फ उस बिल्डिंग पर किया जाएगा जहां पर उस बॉडी को रखा गया है, और जैसे ही उस बॉडी को उस बिल्डिंग से रिमूव किया जाएगा तो वापस से फ्लैग जो है वो अपने फुल मास्ट पर आ जाएगा। आई होप बात क्लियर है। इसके बाद when flown at half mast, the flag shall be hoisted to the peak for an instant and then lowered to the half mast position। ठीक है, मतलब जब ऐसा है कि झंडे को अगर हाफ मास्ट पर फहराना है तो सबसे पहले आप झंडे को पूरा ऊपर तक ले जाएंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो पहले आप झंडे को नीचे से पूरा ऊपर ले जाएंगे, फिर उसको आप यहां पर नीचे लाके हाफ मास्ट पर रख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीचे से फहराते हुए ले गए और यहीं पर रोक दिया, ऐसा नहीं है। पहले पूरा ऊपर ले जाएंगे और फिर उसको हाफ मास्ट पर लाके रखेंगे, और फिर जब इस झंडे को, मतलब मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि रात को आप उसको हटाते हैं,
क्योंकि पीछे जो हमने अमेंडमेंट देखा था उसमें क्या लिखा था, मे बी फ्लोट डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात में फहराया जा सकता है। अगर मान लीजिए रात को नहीं फहरा रहे हैं, रात को झंडे को लोअर करना है, तो फिर उस केस में यही होगा कि पहले झंडे को आप यहाँ से सीधे नीचे ले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। पहले झंडे को आप यहाँ, अगर हाफ मास्ट पर फ्लैग है, मान लीजिए ये हाफ मास्ट पर फ्लैग है और आपको इसको लोअर करना है, तो पहले आप इसको पूरा ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे ऑल ओकेजन्स ऑफ स्टेट, मिलिट्री और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के फ्यूनरल के। जब इन लोगों का हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, या मिलिट्री के कोई पर्सन्स हैं, या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, मैंने आपको बताया सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इस तरीके के जो भी फोर्सेस के लोग हैं, इनका जब फ्यूनरल होता है तो इनके बायर या कॉफिन के ऊपर से फ्लैग को ड्रैप किया जाता है। आपने देखा भी होगा इस तरीके का न्यूज़ वगैरह में कि जब भी कोई इस तरीके के आर्मी के लोग होते हैं, जब वो उनकी अगर डेथ होती है तो जब उनका कॉफिन आता है तो वो भारत के झंडे में लिपट के आता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि सेफ्रन जो है, जो केसरी रंग है, वो टूवर्ड्स द हेड ऑफ द बायर और कॉफिन होना चाहिए। मतलब जो केसरी कलर है वो हेड की तरफ होना चाहिए। और फ्लैग शैल नॉट बी लोवर्ड इनटू द ग्रेव और बर्न्ड इन द पायर। और जिस समय आपने, अगर वो पूरा का पूरा कभी आपने न्यूज़ वगैरह में अगर वो चीज़ें देखी हो, हालांकि वो जो माहौल है वो बड़ा ही गमगीन माहौल होता है। हम अपने देश के किसी ऐसे महत्वपूर्ण नागरिक को या किसी ऐसे सैनिक को खो रहे होते हैं, है ना, तो वो देखना हालांकि बहुत ही मतलब गमगीन होता है। लेकिन कभी अगर आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा तो उसमें जब वो कॉफिन में लपेट के आता है तो सेफ्रन कलर पहले तो हेड की तरफ होता है, और जब फाइनल राइट्स किए जाते हैं, जब या तो उसको पायर मतलब जो चिता है, जब बॉडी को चिता में लेटाया जाता है, या फिर उसको अगर ग्रेव मतलब जो दफनाया जाता है, जब उसमें अगर बॉडी को लोअर किया जाता है तो झंडे को निकाल लिया जाता है। ये आपने देखा होगा, वो फ्लैग को एक प्रॉपर तरीके से जो है रैप करके उनके फैमिली मेंबर्स को, जो वो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स को सौंप दिया जाता है। ठीक है ना, आई होप बात क्लियर है। यानी कि झंडे को कभी भी पायर पे, यानी कि चिता पे नहीं रखा जाएगा, जलाया नहीं जाएगा, और ग्रेव पर भी दफनाया भी फ्लैग को नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बात आपको क्लियर है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी थी। 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा एक कैंपेन चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप लोग भी झंडे को अपने घर में फहराएं, लेकिन फहराएं या ना फहराएं वो अलग बात है, वो आप लोगों का देश प्रेम है। हालांकि तिरंगे को लेकर देश प्रेम सभी के अंदर है, तिरंगे को लेकर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स हम नहीं कह सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि मैं इस पार्टी से संबंधित हूँ, मैं इस धर्म से संबंधित हूँ। भारत का तिरंगा आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए जो है वो बराबर का महत्व रखता है और सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो 13 से 15 अगस्त के बीच में भारत के झंडे को आप अपनी इच्छा अनुसार फहराइए। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, फहराएं नहीं फहराएं। देश प्रेम जरूर है, झंडे को लेकर हमारी इज्जत जरूर है, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट समझाए हैं उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसके सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो होने चाहिए। बाकी झंडे को लेकर जो देश प्रेम है, जो राष्ट्र प्रेम है, वो हम सभी के मन में है। और मैं, आप देख रहे हैं कि मैं इस तरफ आके खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अगर मैं उधर खड़ा होता तो झंडा छुप रहा था। ठीक है, नेशनल फ्लैग मेरे से छुप जाता, और वो मैं नहीं चाहता कि झंडा मुझसे छुपे, इसलिए मैं यहाँ पर आके खड़ा हूँ, ताकि राष्ट्रीय का जो झंडा है, जो देश का झंडा है, वो अलग से दिखे। इसकी जो शान है वो अलग है, सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची शान है। तो इस शान को बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा है उसमें आप लोग भी भागीदार बनिए। तो आने वाले 15 अगस्त के लिए, देश के स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।